हेलो, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मक्का की खेती। मक्का की खेती का पार्ट पहला आ रखा है, ये पार्ट दूसरा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पार्ट एक नहीं देखा है तो वो लोग देख लें, तभी ये पार्ट दूसरा समझ में आएगा। तो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे देख ली थी। अब हम लोग देखेंगे कि मक्का की खेती के लिए जो हमारी मृदा है वो कैसी होनी चाहिए। अगर मृदा की बात करें तो जो काली दोमट मृदा होती है इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है मक्का की खेती के लिए। अगर हम इसकी अब जलवायु की बात करें, इसके साथ साथ में जलवायु देख लेते हैं। तो जलवायु इसके लिए कैसी होनी चाहिए, तो जनरली आपको पता है कि जो मक्का का पौधा होता है खरीफ सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, लेकिन मक्का की खेती रबी सीजन में भी की जाती है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके साथ साथ में जो इसके लिए तापमान रहेगा वो कितना रहेगा, तापमान से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। तो 32 डिग्री सेल्सियस इसके लिए सर्वोत्तम तापमान माना जाता है। देखिएगा, अगर आपसे कभी भी जलवायु से क्वेश्चन आता है तो अगर पूछे किस जलवायु का पौधा है तो आप बताएंगे कि खरीफ जलवायु का पौधा है। ठीक है, लेकिन रबी का भी होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, समझिएगा कि जो 83% एरिया है वो सिर्फ खरीफ सीजन में ही मक्का उगाया जाता है। बाकी बचा हुआ जो आपका 17% है रबी सीजन में मक्का उगाया जाता है। जैसे आपका बिहार वगैरह हो गया, तो बिहार में ज़्यादा इसका उत्पादन होता है रबी सीजन में मक्के का। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी बीज दर की, तो मक्का का अगर बीज दर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो बीज दर से जो क्वेश्चन आता है, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि मक्का का बीज दर बताइए, तो आप हमेशा बताएंगे हाइब्रिड वाला। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड जो संकर मक्का होता है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है या आपके एग्जाम में आता है तो कितना होता है, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम क्या करेंगे, इसकी बुआई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में कभी कभार पूछ लेता है कि ये एक संकुल मक्का होता है, इसका बीज दर पूछ लेता है। तो अगर हम इसकी बीज दर की बात करें तो 18 से 20 केजी होता है। 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग बुआई कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अभी मैंने बताया था कि जो मक्का होता है वो हम 2 सीजनों में बुआई करते हैं। तो हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो हाइब्रिड वाला है, जो संकर मक्का है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसकी हम बुआई जब करते हैं तो खरीफ सीजन में भी करते हैं, लेकिन जो मैंने बताया है ये खरीफ सीजन का है। ठीक है, जनरली का क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछता है तो खरीफ सीजन से पूछेगा, तो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर रहेगा। अगर पूछ दे कि जो संकर मक्का है, जो हाइब्रिड किस्म है, अगर वो रबी सीजन में उगाया जा रहा है मक्का, तो वहाँ पे बीज दर कितनी होगी। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये 25 से 30 केजी यहाँ पे बीज दर डाली जाती है प्रति हेक्टेयर की दर से मक्का की। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद में जैसा कि आपको पता है कि मक्का जो है वो हम चारे के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, जानवरों को खिलाया जाता है। अगर हम चारे के रूप में मक्का की बुआई करना चाहते हैं तो बीज दर कितनी होनी चाहिए, तो 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर में ही तो रहेगा ये। तो इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए यही है, ये याद रखना। उसके बाद में देख लेते हैं कि दूरी, अगर मक्का की बुआई करते हैं तो दूरी भी तो मेंटेन करनी पड़ती है। ज़्यादा पौधे ना हो, मतलब ज़्यादा संख्या में भी पौधे ना हो और ज़्यादा कम भी पौधे ना हो। तो जो रेशियो माना जाता है, जो पौधे रखने का तरीका होता है वो कितना माना जाता है, तो देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी दूरी की, तो दूरी की बात करें तो दूरी में जो पौध से पौध की दूरी होती है मक्का की, पौध से पौध की दूरी होती है वो कितनी होती है, वो 20 सेंटीमीटर मानी जाती है। फिर उसके बाद में पूछता है कि क्यारी से क्यारी की दूरी कितनी होगी, तो वो मानी जाती है 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चीज़ समझना कि देखिएगा, ये जो पौधे हैं, ठीक है, ये मक्का का पौधा हो गया, एक ये मक्का का पौधा हो गया, तो इसके जो बीच की दूरी होगी इसको बोला जाता है पौध से पौध की दूरी। ठीक है, अब देखिएगा, एक क्यारी तो इसकी ये हो गई, ये वाली एक क्यारी हो गई, दूसरी क्यारी ये हो गई, तो इसके बीच की जो दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गई होगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, पूछा जाता है कि मक्का का जो पौधा होता है, जो मक्के के जो पौधे होते हैं वो 1 हेक्टेयर में उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। संख्या से क्वेश्चन आता है कि 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आपको बताते हैं कि 65,000 से 70,000 होनी चाहिए पौधे, ये प्रति हेक्टेयर में होने चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात पता ही होगी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। उसके बाद में रबी वाला अगर पूछ ले तो आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि रबी सीजन में अगर पौधों की संख्या पूछ ली जाए प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए, तो 85,000 होनी चाहिए। ठीक है, प्रति हेक्टेयर पौधे होने चाहिए खेत के अंदर। तो ये चीज़ समझ में आ गई है। 85 से 90 भी हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये वाला आपको याद रखना है, 65 से 70,000 वाला, ये रबी सीजन का आपका हो जाता है।
अब देख लेते हैं उर्वरक। हालांकि उर्वरक से कभी क्वेश्चन यूपी कैट वगैरह में पूछा नहीं गया है, अगर कभी आ जाए तो आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ठीक है, कितना दिया जाता है। तो 120 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग देते हैं नाइट्रोजन मक्का के खेत में, और जो फास्फोरस होता है वो 60 केजी दिया जाता है, और जो पोटास होती है वो दी जाती है 40 केजी, ठीक है। ये सब प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। यहाँ से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद में सिंचाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपी कट वगैरह में, या आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखो मक्का का जो पौधा होता है, अगर उसमें आप जल भराव कर देंगे, अगर जल भराव की समस्या आ जाएगी तब भी वो नष्ट हो जाएगा, अगर सूखा हो गया तब भी वो नष्ट हो जाएगा। तो जो जल भराव होता है, जल भराव होगा और प्लस सूखा, दोनों के प्रति ये संवेदनशील होता है। जल भराव और सूखा दोनों के प्रति ये क्या होगा, संवेदनशील होगा। ये सहन नहीं कर पाएगा और ये फसल जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको तो पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है, ये तो आपकी जनरल चीज़ हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हमको पहली सिंचाई करनी है मक्का के अंदर, पहली इरिगेशन सिंचाई देनी है, आप किस समय पे देंगे? तो उस समय पे आप देंगे जब बन रहे हो टेसल, जिसको हम बोलते हैं टेसलिंग। पिछली वीडियो में मैंने टेसलिंग के बारे में बताया था कि टेसलिंग क्या होती है, लेकिन यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है नरमझरी। बहुत टफ नाम है नरमझरी। टेसलिंग आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे बीएससी वगैरह करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि टेसलिंग, और वहाँ पे नरमझरी तो नहीं बताई जाएगी, ठीक है। आते समय पे हम लोग सिंचाई देंगे, पहले सिंचाई कब देंगे? टेसलिंग, टेसल बनते समय पे। अब टेसल होते क्या है, मैंने कल भी बताए थे। नर वाला पार्ट क्या होता है मक्का का, आपने जनरली पौधा देखा होगा, ऊपर वहाँ पे फूल जैसा निकला होता है, ठीक है। फूल ऐसे सबसे ऊपर, जब आप जो मक्का का सबसे पौधा ऊपर वाला होता है, जो चोटी होती है वहाँ पे फूल निकला होता है, उसको बोला जाता है नर, ठीक है। मेल पार्ट होता है मक्के का, ये वाला, ठीक है। ये सिंचाई आप देंगे जब ये बन रहे हो, ठीक है, नर वाले बन रहे हो, जब टेसल बन रहे हो तो हम लोग पहली सिंचाई देंगे। अब हमको देनी है दूसरी सिंचाई। दूसरी सिंचाई हम कब देंगे? अगर हम दूसरी सिंचाई की बात करें तो ये दी जाती है सिल्क बनते समय, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्किंग। सिल्क बनते समय या सिल्क आते समय पे दूसरी सिंचाई देनी होती है। और ये जो सिल्क होते हैं इसको हिंदी में बोला जाता है मादा मजरी, ठीक है, मादा मजरी बनते समय पे। और ये सिल्क होते क्या है, आपने देखा होगा, आपने सेवैयाँ तो खाई होंगी, ठीक है। जब हम लोग सेवैयाँ लेते हैं या मार्केट में खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से उनका आकार होता है सेवैया का, पतली पतली सी होती है, बड़ी मुलायम तरीके की। जो भुट्टा होता है, भुट्टे से मादा मजरी निकलती है, सिल्क जैसी स्ट्रक्चर में निकलती हैं, तो इसी को बोला जाता है फीमेल पार्ट, ठीक है। ये फीमेल पार्ट होता है मक्के का, मतलब मादा वाला भाग ये माना जाता है। तो जब ये मादा वाला भाग बनना हो, सिल्क बनना हो, उस समय पे हमको दूसरी सिंचाई देनी पड़ती है। तो दोनों आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी लोगों के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं खरपतवार, ठीक है। अगर हम खरपतवार की बात करें तो इसमें जो रबी सीजन खरीफ सीजन के खरपतवार होते हैं वो सारे के सारे इसमें हो जाते हैं। अगर रबी सीजन में हम मक्के की बुवाई कर रहे हैं तो क्या है, रबी सीजन वाले जितने खरपतवार होंगे इसके अंदर आ जाएंगे। अगर हम खरीफ में कर रहे हैं तो खरीफ वाले खरपतवार मक्के की खेती के अंदर उग जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे इसके मुख्य खरपतवार कौन से? सावा हो गया, ठीक है, सावा हो गया, मकरा हो गया, ठीक है। ये मकरा वगैरह आप लोग हिंदी में गांव में सुना होगा, कोदो, कोदो भी नाम सुना होगा, ठीक है, बंदरी, ये सारे कुछ खरपतवार होते हैं इसमें, ठीक है, मुख्य रूप से। लेकिन आपको याद कौन सा रखना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दूब घास, ठीक है। आप लोगों ने देखी होगी दूब घास, पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे दूब घास मिलती है, खेत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन दूब घास इसका मुख्य खरपतवार है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, मुख्य खरपतवार है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर खरपतवार से क्वेश्चन आया मक्का से। और पूछ लिया जाता है कि दूब घास का साइंटिफिक नेम बताइए, ठीक है। अगर इसका बोटनिकल नेम पूछ लिया जाए तो क्या होता है? साइनोडोन डेक्टालोन, साइनोडोन डेक्टाइलोन होता है नाम, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे कटाई की बात करें, जो कटाई होती है, आप कैसे पहचानेंगे कि हमारी जो फसल है वो कटाई है तो तैयार हो गई है? तो अगर हम कटाई की बात करें, जब आपके खेत में आप मक्का का भुट्टा लीजिए और उसके दानों को लीजिए और दानों को फोड़िएगा, अगर उन दानों में 25 से 30% नमी है,
ठीक है, नमी है दानों में, आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप कटाई कर लेंगे। और एक चीज़ और होती है कि आप पत्ती से पहचान लेंगे, अगर उसकी जो निचली पत्तियां होती हैं मक्के के पौधे की वो अगर पीली पड़ने लगी हैं तब आप कटाई कर सकते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं मक्के की। यहाँ तक तो चीज़ ठीक है, आप समझ जाएंगे। लेकिन मान लो अगर वो संकर मक्का है, संकर मक्का की आप कटाई करना चाहते हैं जो हाइब्रिड वाला है, उसमें तो सारी की पत्तियां जो पकते समय भी क्या रहती हैं, हरी रहती हैं, तो आप वहां पे किस तरीके से समझेंगे कि हमको अब कटाई करनी है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से समझेंगे, यहाँ पे जो आपका मेथड होगा वो पत्तियों से नहीं होगा, आप दानों से लगाएंगे अनुमान कि दाने उनके उनमें 25 से 30% नमी है, आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो संकर मक्का की जो पत्तियां होती हैं वो हमेशा हरी ही रहती हैं, ठीक है। तो ये वाला इसमें संकर मक्का में जो मेथड है वो फेल हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे रोग के बारे में। मक्के में मुख्य रूप से कौन रोग लगते हैं, 2 रोग लगते हैं, वही आपको याद रखने, इसके अलावा नहीं याद रखने, आपकी बुक में बहुत सारे दिए गए हैं। तो सबसे पहला है आपका डाउनी मिल्ड्यू, जिसको हिंदी में तुलसीता रोग भी बोलते हैं। ये मुख्य रोग है, मक्के की खेती में मुख्य रूप से लगता है। मुख्य रोग है किसका, मक्के का। तो इसके साथ साथ में बता दें कि ये कहाँ पे दिखाई देगा, जो मक्के के पौधे की जो निचली पत्तियां होती हैं, देखिएगा ये वाला पोर्शन देखिएगा, ठीक है, दिख पा रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे जो निचली पत्तियां होंगी मक्के की पत्तियों में ये रोग दिखाई देता है, निचली वाली पत्तियों में, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है, यहाँ तक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको डाउनी मिल्ड्यू में यही याद रखना है कि यह मुख्य रोग है मक्के का, और कहाँ आता है, निचली पत्तियों में आता है। कुछ इस तरीके से इमेज में देखिएगा, इसका आकार हो जाता है डाउनी मिल्ड्यू जब पौधे में हो जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सफ़ेद कलिका, इस पे लगाइए IMP, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा, इन दोनों में से एक से पूछा जाएगा। अगर सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो सफ़ेद कलिका, जिसको व्हाइट वर्ड बोला जाता है, ये किसकी कमी से होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको बता दें ये जिंक की कमी से होता है, ठीक है, जो जेडियन होता है उसकी कमी से होता है। और ये कहाँ होता है, तो जो हमारी जो पत्तियां होती हैं, इसमें जो मक्का का पौधा होता है, जो उसकी ऊपरी सतह की पत्तियां होती हैं, ऊपर वाली पत्तियां होती हैं, ऊपरी सतह की जो पत्तियां होती हैं उसमें ये रोग दिखाई देता है, ठीक है, जिंक की कमी से होता है सफेद कलिका रोग। ये सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हम इसकी रोकथाम की बात करें, ठीक है, रोकथाम से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो रोकथाम की बात करें तो आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे, ZnSO4 का कितना डालेंगे खेत के अंदर, 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें कि ये कब दिया जाता है, तो आप बुवाई के साथ दे सकते हैं, जिस समय मक्के की बुवाई की जाए उसके साथ में आप ZnSO4 का प्रयोग कर लें। इससे क्या होता है, इस रोग से रोकथाम मिल जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें कीट, जो मक्के में मुख्य रूप से कीट लगते हैं, तो मक्के में जो कीट होते हैं वो मुख्य रूप से 2 ही लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं वो हम एक एक करके देख लेते हैं। एक तो इसमें सबसे पहले लगता है सफेद लट, जिसको व्हाइट गर्भ बोला जाता है। ये जो है ये मक्के का मुख्य, सफेद लट व्हाइट गर्भ, ये मक्के का मुख्य कीट है। इसके लगने से होता क्या है, जो जड़ें होती हैं, मक्के की जड़ें होती हैं, उनको भयंकर रूप से ये ग्रसित कर लेता है और वो नष्ट कर देता है पौधे को। तो इसमें जो पौधा होता है वो सूखने लगता है, पौधा क्या होगा, सूखने लगेगा जब ये कीट लग जाता है। और ये कहाँ पे प्रभाव डालता है, जड़ों में, मक्के की जो जड़ें होती हैं, जड़ों में क्या करता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि जो व्हाइट गर्भ होती है ये कहाँ पे लगती है, तो जड़ों में लगती है, इससे पौधा सूख जाता है। पूरी फसल अगर पूरी फसल में लगे तो पूरी फसल इससे नष्ट हो जाती है, पूरी की पूरी सूख जाती है। दूसरा है तना छेदक। अगर हम तना छेदक की बात करें तो तना छेदक का नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि ये तने में छेद कर देता, होल बना देता है, और उससे जो पौधा होता है वो टूट जाता है, वहीं से सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो तना छेदक होता है, जो पौधे का 1 महीना, जो पौधा 1 महीने का हो जाता है, मक्का का पौधा 1 महीने का हो जाएगा, उस समय पर इसका प्रकोप देखने को मिलता है। 1 महीने में, 1 महीने का जब पौधा होगा तब इसका प्रकोप देखने को मिलता है, किसका, तना छेदक का, जो स्टेम बोरर होता है, ये तने को छेद कर पूरा का पूरा पौधा जो होता है वो खराब कर देता है। खरपतवार में एक चीज छूट गई थी, वो यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि यूपी कैटेट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक, और पूछा भी जाता है। खरपतवार में एक चीज छूट गई थी, वो मैं बता दे रहा हूँ कि खरपतवार में एक चीज वो क्या छूटी है। सबसे पहला पूछा जाता है कि खरपतवार नाशी कौन कौन से इसमें यूज होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो खरपतवार नाशी में मुख्य रूप से 2 यूज किए जाते हैं। एक तो होता है एट्राजिन, और दूसरा इसमें जो होता है वो होता है सीमाजीन। मुख्य रूप से यही खरपतवार नाशी में यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी सीमाजीन की, तो सीमाजीन ये बैन हो गया है,
ये बंद कर दिया गया है, अब इसका प्रयोग नहीं होता है मक्के की खेती में। भारत में सिमाजीन का प्रयोग बंद हो गया है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इस समय पे जो अगर एट्राजीन की बात करें, एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ में नोट्स भी अपने बनाते रहिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए जब आप एग्ज़ाम देने जाएं। ये ना हो कि उस समय पे कुछ याद ही नहीं रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं उपज। अगर हम उपज की बात करें, जो संकर मक्का होती है इसकी उपज कितनी होती है। संकर मक्के की अगर हम उपज की बात करें तो 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से संकर मक्का की उपज मिल जाती है। उसके बाद में संकुल मक्का की अगर हम बात करें, संकुल मक्का की उपज कितनी मिलती है, तो संकुल मक्का की उपज मिल जाती है 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। संकुल मक्का की जो उपज होती है वो 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है, और जो आपका संकुल मक्का होता है उसकी उपज मिल जाती है आपकी 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।